नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक के बाद एक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के झूठ पकड़े जा रहे हैं। लगातार जिन मामलों पर विपक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि खुद ही उस जाल में पूरी तरीके से फंस गए हैं। आपको लगातार ये बताया गया कि देखिए कैसे 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, फिर उसको एक साल बढ़ाया गया, 25 किया गया, और अब कहा जा रहा है 2027 तक। यूं तो आपको ख्वाब 2047 तक के दिखाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। जब बागेश्वर धाम बाबा जो है उनका हाथ पकड़कर उनको छोटा भाई बताकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वो साफ तरीके से ये बता रहे हैं आपको कि वो देश को कहां लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है और देश को वो कहां ले जाना चाहते हैं। विश्व गुरु की उपाधि खुद को देने वाले नरेंद्र मोदी उन तमाम जरूरी मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं जहां उन्हें एक देश के नेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर बोलना चाहिए और देश की आवाम को, जनता को, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। आपको ये पता ही है कि किस तरह से अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, जो हम नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड कहना नहीं भूलते हैं, माय डियर फ्रेंड कहकर किस तरह से लगातार वो आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब आपको पता है। $21 मिलियन, ये लफ्ज आपने बार बार सुना होगा और लगातार इसको रिपीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और वो अभी भी कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ये $21 मिलियन उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन तमाम मामलों पर अपने लब सिले हुए हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यूएसएड की तरफ से उनको एड मिली है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं मिली है। तो ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो एक्सेप्ट की है, क्योंकि इससे पहले ये तमाम इल्जाम जो एक मीडिया का एक धड़ा है, बीजेपी की आईटी सेल है और बीजेपी, वो कांग्रेस पर लगा रहे थे कि देखिए सरकार को अस्थिर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ये पैसे कांग्रेस ने लिए हैं। लेकिन पोल खुल गई और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही पोल खोल दी और कह दिया कि उन्होंने तो अपने फ्रेंड को ये $21 मिलियन दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये $21 मिलियन गए तो गए कहां? इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ये इल्जाम है तो नरेंद्र मोदी को सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जाकर वो लंबी लंबी बातें करते हैं, जंगल राज की याद दिलाते हैं, वो वहां जाकर किसानों की आय दुगना करने की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को लॉन्च करते हैं बिहार में जाकर, क्योंकि वहां पर चुनाव है। अगले साल आसाम में चुनाव है तो वो आसाम में है। वो हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो अगर ना भी जाए तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खुद को इनवाइट कराकर और वहां पर एक तरह से देश का अपमान कराकर नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि तमाम जो अलग अलग देशों के हेड्स थे उनको जाकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को रिसीव नहीं किया। नरेंद्र मोदी को साथ में बिठाकर वो ये कहना नहीं भूलते हैं कि भारत में टैरिफ जो है वो बहुत हाई है और हम भी इन्हीं की तरह भारत पर टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स को खत्म करने की वो बात करते हैं और इस सब पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो वहां पर गए हुए हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हर उस बात पर जहां कहीं उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं या उनकी कंट्री को या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर उस जगह पर उन्होंने जवाब दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर सिर्फ खामोश रहे। वो इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कुर्सी खींच ली और जब वो कुछ लिख रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे खड़े थे। वो इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको माय डियर फ्रेंड बोल रहे हैं, लेकिन वो इन बातों पर बात करना या जवाब देना, जवाब तो शायद ही उन्होंने 10-11 सालों में किसी बात पर दिया हो कि आखिर देश की जो हालत हो चली है, देश किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि धर्म की पट्टी उन्होंने सबकी आंखों पर बांध दी है। महाकुंभ बताया जाएगा 144 साल बाद हुआ है और उसके बाद किस तरह से भागेश्वर धाम जाकर वहां उसको छोटा भाई बताएंगे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो नफरत फैलाता है देश में, जो देश में दो समुदायों को बांटने की बात करता है, उसको छोटा भाई बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है यही सब करके वो अपने एक जो वोटर वर्ग है
उसको खुश करेंगे और बाकी दूसरे जुगाड़ तो उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर ही लिए हैं और उस तरह से वो चुनाव जीत ही जाएंगे। ये फॉर्मूला उन्होंने सेट कर लिया है। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगी। मैक्सिको और कनाडा पर आज टैरिफ बढ़ाने का ऐलान अमेरिका ने किया है और ये मत भूलिए कि अगला नंबर अब भारत का है और सालाना 6 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है अगर भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाता है, जिसकी बात उसने खुद कही है और तब कही है जब नरेंद्र मोदी उस डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बैठे हुए थे। दूसरा, जहां लगातार आपको ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, आपको ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी जाएगी और देश के वारे न्यारे हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के रहते हुए, जो कि 11 साल में तो आपने देखा है कि कहां का कहां देश पहुंच गया है। तो अक्टूबर 2024 के बाद से भारत का बाजार जो है वो लगभग $1 ट्रिलियन का घटा है और चाइना, जिसको लाल आंख दिखाने की बात नरेंद्र मोदी करते थे और अब सामने उसे देख भी नहीं पाते हैं, उनके बाजार जो है वो $2 ट्रिलियन का बड़ा है चाइना का, और हिंदुस्तान का $1 ट्रिलियन का घटा है। और वही दूसरा, आपने वो रिपोर्ट देखी होगी कि एक महीने में 61 लाख एसआईपी खाते जो हैं वो बंद किए गए हैं। 61 लाख बहुत ही अब नॉर्मल है कि लोग, आप ये देखिए कि कैसे जो आते हैं अपने फ्यूचर को सोचने के लिए, अब उनके पास वो पैसा और उस पैसे निकाल है और एक खाते जो हैं वो बंद हुए हैं और आधे से भी कम खाते जो हैं वो नए खोले गए हैं। और ऐसे में आपको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बनाई जाएगी और अमेरिका के सामने जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, तो आप ये देखिए कि कैसे खामोश नजर आ रहे हैं। आज पवन खेड़ा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है इसको लेकर और इसके अलावा भी अलग अलग तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। ओमकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अनुमा आचार्य जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, जाना माना चेहरा है। अनुमति कार्यक्रम में शुरुआत ओमकारेश्वर जी मैं आपसे करना चाहूंगी, कहाँ खड़ा हुआ फिलहाल आप देश को देख रहे हैं? आपको मेरी आवाज ठीक मिल रही है? जी, मैं रिकनेक्ट करती हूँ, अगर आप तब तक ओमकारेश्वर जी कंटिन्यू कर सके। जी, देखिए 2008 के बाद से जो हमारे को उपलब्धियां हासिल हो रही थी, 2008 एक माइलस्टोन ईयर माना जाता है जब भारत और अमेरिका के बीच एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, वो है न्यूक्लियर डील का साइन होना। ये 2-3 दशकों के बाद ऐसा हो पाया था और इसको एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच भारत के लिए माना जाता है। उसके बाद से रिश्ते सुधर रहे थे, जो हमारा ट्रेड था वो भी सुधर रहा था, आर्म्स परचेज था वो भी सुधर रहा था, जिसका पवन खेड़ा ने भी अपने प्रेस बयान में जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो रिश्ते और भी सुधर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे और अमेरिका के बीच में एकदम दोस्ती जैसी होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का, प्रेसिडेंट ट्रंप का इंडिया आना, नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना, वहां हाउडी ट्रंप हाउडी मोदी में उनको बुलाया जाना और इस तरह से दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, पिछले इलेक्शन के दौरान जिस तरह से भारत ने कमिट करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिट किया कि वो उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे, उसमें नहीं गए। इस बीच में कुछ और घटनाएं ऐसी हुई जिससे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंडिया से नाराज होने लग गया। खास तौर से जो डीप स्टेट और सोरोस की बातें आती हैं, जो आप देखते हैं कि गोदी मीडिया इसको बहुत जोर शोर से उठाता है और दो एक बार भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी इस बात को उठाया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को उठाया। इससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नाराज हुआ है, क्योंकि फैक्ट ये है कि जिससे आप एक तरफ दोस्ती कर रहे हो, चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी है, रिश्ता देशों का होता है और देशों का रिश्ता दोनों देशों के एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है।
भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सतत रहेगा, ब्यूरोक्रेसी कोई यहाँ है वहां है, लेकिन उसी तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है। और आप लगातार उसको एक्यूज कर रहे हैं, डीप स्टेट को एक्यूज कर रहे हैं कि आप भारत में हमारी सरकार गिराना चाहते हो, आप वहां सरकार बदलना चाहते हो, ये डीप स्टेट है और सोरोस है। जो लोग ये सवाल पूछ उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई आधिकारिक मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई आधिकारिक कहीं पे कहीं उनको कोई पनिशमेंट वर्ल्ड के किसी कोने में हुई है? किस तरह की बातें आप उठा रहे हैं? ये कौन है? ये डीप स्टेट क्या होता है? क्या भारत को आप बताना चाहेंगे? डीप स्टेट क्या अमेरिकन एजेंसीज नहीं है, पेंटागन नहीं है, सीआईए नहीं है, वहां की एफबीआई नहीं है? तो आप हर रोज उसको एक्यूज कर रहे हैं। तीसरी बात, यूएसएड की आपने जो झूठी बातें पहले उठाई, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप कहते हैं यूएसएड यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। यूएसएड भारत में कब से है? और अगर इस तरह डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं, तो जितनी भी एजेंसियां किसी भी सरकार की डिस्टेबलाइज तो नहीं करती, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट इसीलिए बनाती हैं। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है इसको, जिसको अमेरिका से लेके वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पीछे से आपके ट्रेड भी बढ़ाने का रिश्ता क्यों होता है? ताकि आप हमारे साथ इतने इंटर डिपेंडेंट हो जाएं, ताकि क्लैश की स्थिति ना आए। चाइना क्या कर रहा है? वो इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके तमाम कंट्रीज में इस तरह से अपने इकोनॉमिक एसेट्स खड़े कर रहा है कि उसको डिस्पोज करना, चाइना के साथ लड़ना किसी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो भारत में भी यूएन से लेके तमाम एजेंसियां जो है, और भारतीय भी करते हैं, हम भी करते हैं, तमाम देशों में जाते हैं, तो हमारे, तो आपने उसको एक्यूज किया। आप जो ट्रेड डील करके आए हैं वन साइड, पहले तो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया नहीं अपने शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि नाराज थे जाहिर है। मिलते ही, गले मिलते ही पहला ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? आई मिस्ड यू वेरी मच। क्यों मिस किया भाई? शपथ ग्रहण में तो मिस नहीं किया ना, क्योंकि उस समय तो बुलाया नहीं। तो मिस्ड यू वेरी मच बिकॉज कि हमने आपको इलेक्शन के समय अनाउंस कर दिया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग। आपके लोगों ने आपको सलाह दी। आपको अव्वल तो इतनी एक डिस्टेंस, एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रिश्ते पे रखना चाहिए। भाई आपके रिश्तेदार नहीं हो रहे हैं वो। अमेरिका एक सोवरेन कंट्री है और वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री है, वो सबको अपने नीचे रखना चाहता है। आप समझने लगे आप बराबर हो गए। बराबर तभी होता है आदमी जब एक डिस्टेंस मेंटेन करे। आप याद करिए पहले के प्रधानमंत्रियों को, इंदिरा गांधी के बारे में जब एक राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि शुड आई कॉल यू मैडम प्राइम मिनिस्टर, तो वो इंदिरा गांधी थी जब उन्होंने कहा कि मेरा स्टाफ, माय स्टाफ कॉल्स मी मैडम सर, हमारा स्टाफ मुझे मैडम सर कह के बुलाता है। तो ये कलेजा था, क्योंकि वो एक डिस्टेंस रख के बात करते थे। आपने इतनी घालमेल शुरू कर दी, इतना आना जाना शुरू कर दिया, जैसे कि बिन बुलाए आप शपथ ग्रहण के बाद आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेके जाने की क्या आवश्यकता थी? किसने सलाह दिया? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, बार बार बताते हैं 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आप गए तो आप वहां से डील लेके आए। पहले से तय तो डील नहीं था। आपने क्या क्या डील कर लिया वहां पे? आप उस F-35 को लेने की बात कर रहे हैं, जिसपे खुद पेंटागन प्रशासन कह चुका है, लिखित रिपोर्ट है उसकी, मेरे पास भी रिपोर्ट है, कि उसने कह चुका जी। है कि ये कभी स्टार्ट नहीं होता, कभी ठीक से, ये सारे टेस्ट्स के पैमाने पे खरा नहीं उतरा है, और इसीलिए एलन मस्क ने उसको कबाड़ कह दिया था। आप उसको लेने की बात कर रहे हैं, और तमाम तरह के जितने भी आप डील कर रहे हैं, उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो ट्रेड इम्बैलेंस अमेरिका का था, वो चाहता है अमेरिका की ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस में बदले, तो हमारे लिए तो वो नुकसान होने जा रहा है ना। अगर वो ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस करने जा रहा है, तो आपसे साफ साफ कह रहा है कि हम जितना टैरिफ लगाएंगे उतना ही टैरिफ आपको लगाना पड़ेगा, या उससे कम करना पड़ेगा, और आपने कम किया है। लेटेस्ट बजट में ही आपने कम कर दिया। ये रिश्तों का डिस्टेंस नहीं रखने के कारण ये जो है ये समस्याएं हो रही हैं। गलत एडवाइस के कारण ये समस्याएं हो रही हैं। आप बार बार एक्यूज करेंगे, आप अपने लोगों से पूछिए कि डीप स्टेट और सोरोस बोलने से सबसे ज्यादा हर्ट कौन होता है?
आपको लगता है कि अपोजिशन कांग्रेस पार्टी हर्ट होती? जी नहीं, अमेरिका सबसे पहले हर्ट होता है और आप हर्ट लगातार कर रहे हैं। आपने बांग्लादेश हम्म। के बारे में उसको एक्यूज किया और ट्रंप ने आपको क्या कहा कि आई वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद बांग्लादेश एंड आई एम लिविंग बांग्लादेश ऑन माय टू माय फ्रेंड मिस्टर मोदी। अब आप संभालिए, चीजें तो जी। यहाँ इतनी आप रेटोरिक हिंदू मुसलमान करके बिगाड़ चुके हैं कि वहां पे टर्की घुस के और खुलेआम कहता है कि आई विल किक आउट इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, आई विल हम्म। सप्लाई एवरीथिंग वट एवर यू नीड। चाइना को उसने तीस्ता प्रोजेक्ट दे दिया है, तो आपके गर्दन पे आके किस प्रकार की विदेश नीति आप अपना रहे हैं कि जिससे आप अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। कनाडा, जो भारत का मदर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है, जिसने भारत को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया, उससे हमारे रिश्ते क्यों खामखा बिगड़ गए? किस प्रकार की हैंडलिंग है ये जिससे वो बिगड़ जाते हैं? मुझे लगता है इसको रिथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी हम्म। नहीं, आने वाले दिनों में आप अगर अमेरिका की शर्तों के अनुसार वहां से ट्रेड बैलेंस शुरू करते हैं, आप वहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेते हैं, तो आज पवन खेड़ा के जो सवाल है वो वाजिब सवाल है कि वो जो डंपिंग होगी इंडिया में, उसका जवाब कौन देगा? फिर भारत के कृषि पर जो उसका असर पड़ेगा, उसका क्या जवाब है आपके पास? इसका भारत के जीडीपी पर जो असर पड़ेगा, इसका क्या जवाब है आपके पास? इससे कितना भारत को नुकसान होने वाला है इस एक तरफा डील से? अखबारों में मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2 ट्रिलियन का डील होगा, अगर हो जाए तो F-35 का। 3.5 ट्रिलियन की हम्म। भाई साहब अपनी इकोनॉमी है, और 2 ट्रिलियन का आप डील एक अमेरिका से करके आ गए F-35 का। कमिटमेंट, चाहे वर्बल कमिटमेंट ही क्यों ना हो, अभी कागज पे उसको आना बाकी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें कही जा रही हैं। मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, उनको लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो विदेश के जो एक्सपर्ट हैं। पहले की सरकारों ने भी इतना बड़ा कलेजा रखा था कि अपोजिशन लीडर्स तक को भेजा था यूएन में एड्रेस करने को और तमाम चीजें। तो आज भी वक्त है, आप अपोजिशन लीडर्स से बात करिए। अपोजिशन लीडर्स पे आपको भरोसा नहीं है तो और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करिए, लेकिन राय मशवरा करके, सोच समझ करके ऐसे मसलों पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के भविष्य का सवाल भी छुपा हुआ है। जी बुशरा। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं और अनुमा जी, चाहे टैरिफ बढ़ाने की बात हो, मेक्सिको कनाडा पर बढ़ा दिया है, अगला नंबर भारत का होगा। अगर ऐसा होता है तो 6 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, $1 ट्रिलियन जो है वो भारत का बाजार सिर्फ अक्टूबर 2024 से अब तक घट गया है और चाइना का 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। 61 लाख के एसआईपी खाते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, उससे आधे भी खुले नहीं हैं। ये सब अभी देश की इकोनॉमी का हाल है और ऐसे में F-35 खरीदने का वादा करके नरेंद्र मोदी आ गए हैं वहां पर। और भी बहुत सारी डील हुई होंगी, क्योंकि अमेरिका को तो भारत में सिर्फ बाजार नजर आता है कि कैसे वो हैवी टैरिफ लगा दे, वो अब कहा गया है, और कैसे किस तरह से जो भी बाजार जो है वो भारत में शिफ्ट हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयज जो हैं जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत को रख रही है, तो कैसे उसको खत्म किया जाए। तो अभी लगातार ट्रंप जो आंखें दिखा रहे हैं, जो भारत की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, विपक्ष इसको किस तरह से उठाने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बुशरा जी, पहले भी आपको याद दिला दूं, जब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस खत्म किया था जून 2019 में, तब भी ट्रंप ही थे। तब उन्होंने भारत को जो एक प्रेफरेंशियल बिजनेस में ट्रीटमेंट मिलता था, उसे खत्म किया था। पर इसके पहले कि हम इस पर बात करें, एक आपसे बात कहना चाहती हूँ। मैं चूंकि संघ के स्कूल में पढ़ी हूँ, और वो एक ऐसा समय था कि या तो आपके पास छोटी जगहों में दूसरे ऑप्शंस नहीं थे और वही स्कूल था, तो पढ़ना भी वहीं पड़ जाता था। तो वहां मैंने एक चीज सीखी है और समझी है कि जो लोग होते हैं उन स्कूलों से पढ़ने वाले, एक तो वहां का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट भी औसत बुद्धि का होता है। मतलब उसको नंबर बहुत ज्यादा मिल जाते होंगे सब्जेक्ट्स में, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है एक दायरे के अंदर होता है। तो उनका, मैं मानती हूं कि औसत बुद्धि होती है। दूसरे से, अब औसत बुद्धि को ये दिखाना कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं या हमारा ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा है, तो उस पे वो संस्कृत सिखाते हैं, जिससे कि आप कहीं फंस जाओ तो आप संस्कृत का सहारा ले लो। लेकिन आप देखेंगी कि जहां पर भी कोई अफवाहें या सनसनीखेज घटनाएं होती हैं, वहां
ऐसे लोग ज्यादा उसको फैलाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज बीजेपी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जो आरएसएस है उसी का स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, और उन्हीं स्कूलों से इस तरह की औसत बुद्धि के लोग पैदा होते हैं जिनका दिमाग खुला हुआ नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आज ट्रंप कर रहे हैं और लगातार हमने देखा, अच्छा ये जो ये जो आरएसएस का एक और प्रॉब्लम है कि ये अपने से ज्यादा जो लोग दबंग होते हैं उनके सामने झुक जाते हैं। तो बुशरा जी, मुझे 2 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ, मैं आपसे बात शुरू करती ठीक हूँ। है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तमाम चीज़ें, ये सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। और ओमकारेश्वर जी, आपसे मैं सवाल ये ले लेती हूँ जो मैंने अभी अनुमा जी से पूछा है कि जो फ़िलहाल की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, जो इकोनॉमिक कंडीशन नज़र आ रही है, उसमें F-35 को खरीदना और दूसरी तरफ धर्म की जो एक एक तरह से कह सकते हैं चश्मा चढ़ाया जा रहा है, भागेश्वर धाम जाकर हाथ पकड़कर चलते हुए देश का प्रधानमंत्री अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये अभी भी सेक्युलर नेशन है, ये संविधान से चलने वाला देश है। उस सब में जो कुछ किया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, वही रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनका भाई उनको गाली देता है, उसके साथ प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। प्रधानमंत्री के पद का इससे ज्यादा अवमूल्यन और क्या हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि बागेश्वर बाबा, इसके पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए हम भी खड़े हो जाते हैं, या इसको लोग मानते हैं किसी तरह से धार्मिक तरीके से, तो लोग हमें भी नॉन बायोलॉजिकल के रूप में शायद मानने लग जाए। ये क्या है? प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। वो इस चीज के नहीं है कि कोई नया धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हुआ और आप उसको अब छोटा भाई बता रहे हैं। ये सचमुच मुझे लगता है कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, संघ के नेताओं को, जो सचमुच थोड़ा बहुत भी सेंस रखते हो, बाकी तो अभी इन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि सीमित होती, निश्चित रूप से सीमित होती है, क्योंकि जब आप एआई की बात करेंगे तो वो कहेंगे आई, आई मतलब माई, ठीक है, एआई मतलब अमेरिका, इंडिया, इतना ही सोच पाते हैं। जो आप क्वांटम चिप की बात करेंगे, उसमें वो जो मशीन लर्निंग की बात करेंगे, वीआर की बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि गौमूत्र पीने से बहुत जो है वो तुरंत फायदा हो जाता है किसी चीज में। फिर आईआईटी का कोई डायरेक्टर आएगा और कहेगा कि ये बड़ी फायदेमंद चीज है। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमको भाई? हजारों हजार साल से जो चीज हम पीछे छोड़ के और आगे एक डेवलपमेंट के लेवल पे आए हैं, फिर आप कह रहे हो कि नहीं वापस वहीं चलो, वहीं से शुरू करते हैं। तो ये सचमुच समस्या है कि वो किसी चीज को भी, जो लोग भी हिंदू, अभी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जी। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि लगभग 50% लोग इस देश के स्नान कर चुके। 140 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ तो मुसलमान ही होंगे, 10-20 करोड़ किसी और धर्म के लोग होंगे, 80 करोड़ बचे हुए हिंदू होंगे। तो हिंदुओं में से भी अगर आधे हमारे मोहल्ले में, अगर किसी के भी मोहल्ले में काउंट कर लीजिए, तो 10% लोग गए होंगे, 20% लोग गए होंगे, 80%। काहे को इतना झूठ फैला रहे हो भाई? क्या मिल रहा है आपको? इसकी भी थ्योरी है, इंटरनेशनल थ्योरी है, किसी भी भीड़ को कैलकुलेट करने की ग्लोबल स्टैंडर्ड की थ्योरी है, जिससे पता लगाया जाता है कि वास्तव में कितनी भीड़ थी। मान लीजिए 100 करोड़ आ गए तो क्या हुआ? आपने कितने लोग मरवा दिए, कितने सैकड़ों लोग जो है उसका हिसाब दीजिए ना। ये बेमतलब की बातें जो हैं वो करना और बरगलाना। आपको याद रखना होगा कि कुंभ में जब जब कुंभ हुआ है, एक आध किस्सों को छोड़ करके, अगली बार वो सरकार रह नहीं पाई है, क्योंकि आप ये मत समझिए कि जो जो कुंभ नहाने आ रहे हैं वो भाजपा में आपका टिकट ले रहे हैं और आपका सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुंभ में स्नान लोग अपनी इच्छा से करते हैं और जाते हैं। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, आप उसका क्रेडिट लूटना चाहते हैं और आपके मत्थे डिस्क्रेडिट आ गया, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कितने लोग मारे गए, कितनी बार भगदड़ मची। एक बार नहीं 6 बार आग लगी, 2-2, 300-300, 400 किलोमीटर तक जाम रहा, कोई कटनी में मना कर रहा है, कोई कहीं और, ट्रेनें कितनी आपने कैंसिल की, आपको सब मालूम है।
आपने जो कंफर्म टिकट वाली ट्रेन थी, अभी हाल में मुझे हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि अहमदाबाद से टिकट था उनका जाने का, ट्रेन ही कैंसिल कर दी आने और जाने दोनों की। ये सारी अव्यवस्था को आप व्यवस्था मानते हैं तो आप खुश रहिए अपने आप में, जनता देश की आने वाले दिनों में बता देगी आपको। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आपका ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। ये जो मतलब कूपमंडुकता है, ये खुद को ही समझना कि सब कुछ और कबूतर की तरह आंख बंद कर लिया, बिल्ली का खतरा नहीं है तो बंद कर लीजिए आंख, आप बंद रखिए, आप इसीलिए अंधभक्त कहे जाते हैं ना। एनीवे जो जी वो करना बोलना चाहती हैं वो बोले। जी अनन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। अनुमा जी जी अपनी बात को रखिए। मैं ये कह रहे थे कि ये लोग एक तो बहुत ही कुंठित मानसिकता के होते हैं, औसत और सीमित बुद्धि के होते हैं। और जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, पहले से अब तक आप देखिए कितने कम से कम 2-3 हजार मुद्दे तो हुए होंगे इस देश में, रोज एक हेडलाइन बदलती रही। अगर कुलभूषण जाधव आज भी पाकिस्तान की जेल में हैं, जो कि हमारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, तो ये जो दंभ भरते हैं देशभक्ति का, ये आज उनकी बात क्यों नहीं करते, उनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, जो लोग अपने से इनको ज्यादा ताकतवर लगते हैं जैसे अमेरिका, तो उनके सामने ये उनके पैर पड़ने को भी तैयार रहते हैं। यही इनका इतिहास है। इतिहास से भी आप देखते चलिए, जब अंग्रेजों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको सारी प्रॉब्लम तब भी मुसलमानों से थी। आज जब ट्रंप जो है लगातार हम पर टैरिफ लगा रहा है, हमारा बजट घाटा हर जगह से कम हो रहा है, घटता हमारा बढ़ते जा रहा है बजट घाटा। जैसे चीन को अगर आप देखेंगे तो चीन से हमारे यहाँ जितना सामान आ रहा है उतना हम भेज नहीं रहे। ये सारी चीजें लोगों को मालूम है, देश के हालात खराब हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने भाषण देते हैं तो ऐसे लगता है, मुझे अक्सर ऐसा लगता है बुशरा जी, कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई मानसिक रोग है, जिसके कारण या तो उनका कनेक्शन नॉर्मल जमीन से छूट गया है, कि जो अमेरिका हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी आंखों के सामने मजाक उड़ा रहा है, उनकी प्रेजेंस में ब्रिक्स को उठपटांग कह रहा है। प्रधानमंत्री को क्या समझ में नहीं आता? क्योंकि मैं नहीं मान सकती एक सामान्य मनोस्थिति का व्यक्ति इस तरह की बात समझ ना सके। अब F-35 की आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि हमने अमेरिका से कभी भी कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट कभी नहीं खरीदे। अब जहां तक F-35 का सवाल है, ग्लोबल टेंडर के बगैर हमने राफेल मोदी जी ने खरीदा। ग्लोबल टेंडर हुआ था राफेल का 2007 में। 2007 के बाद 2012 में जब उसकी फाइनल डील हो रही थी, अक्सर इतना समय लग जाता है जब आप टेंडर फ्लोट करते हैं, फिर आप कमर्शियल नेगोशिएशंस करते हैं, उसके बाद जब आप उसका सप्लाई ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद आप उसका लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पहले खोलते हैं, बहुत सी चीजें होती है, वारंटी क्लॉजेस होते हैं, मतलब 100 चीजें होती है उसमें। चूंकि मैं इस प्रक्रिया से जुड़ी रही हूं, तो 2012 में जब हम फाइनल ऑर्डर देने वाले थे, तो जैसा मुझे जानकारी है कि सुब्रमण्यम स्वामी के जो एक दामाद थे, वो काम कर रहे थे यूरो फाइटर्स, जो कि कॉम्पिटिटर कंपनी थी। तो किसी तरह से राफेल की डील को खत्म करना, ये ऐसा मुझे बताया गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था, और उन्होंने राफेल के बारे में बातें कही जिससे यूरो फाइटर्स का फायदा होता। और उस समय वो चूंकि एचएल ने का जो सर्टिफाइड चीज थी, उसको दासो ने कह दिया कि हम एचएल के सर्टिफिकेशन की चीज को अपना लेबल नहीं लेंगे। इस तरह से सप्लाई ऑर्डर 2012 में नहीं दे पाए। और फिर आगे चल के नरेंद्र मोदी जी ने कोई टेंडरिंग की क्या? नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे सप्लाई ऑर्डर दिया और कहा कि ये इंटर गवर्नमेंट डील है। अब आज तक का जो मैं डिफेंस, जब तक मैं 25 साल फौज में रही, तो जो डिफेंस की प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि अगर आप इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट करते हैं तो आप बताते हैं कि आप डेवलपमेंटल कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको इतना फायदा इस डील से होने वाला है, उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है, वही प्रक्रिया होती है। पर ये क्या किया मोदी जी ने? इंटर गवर्नमेंट डील का नाम दिया, लेकिन 5 गुना ज्यादा दामों पर जहाज खरीदे, पूरी प्रक्रिया को नॉन ट्रांसपेरेंट रखा, डिफेंस परचेज प्रोसीजर का कोई उसमें लागू नहीं किया गया, और एक कहा गया कि इसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके डिटेल्स लोगों को नहीं बताए गए। तो कुल मिला के इसी तरह से ये F-35 का कोई ग्लोबल टेंडर डालने नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो फिर अमेरिका को जो वादा करके आए हैं मोदी जी, वो कैसे पूरा? और फिर अडानी को भी तो बचाना है ना, तो अडानी के ऊपर से हटाने के लिए चीजें मोदी सब काम करेंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसमें वायुसेना के ऊपर
पूरा का पूरा इसका इम्पैक्ट आने वाला है, और ये सबसे दुखद है। मैं कहती हूं कि ग्लोबल टेंडरिंग करिए, अगर फिर भी F-35 क्वालिफाई करता है तो कम से कम एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग तो होगी, लेकिन आप तो वहां जाके डील करके आते हैं कि जी हम तो ले ही रहे। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतिहास में जो भी हमारी डील हुई है उसमें सबसे भ्रष्ट सरकार है। इससे पहले वाली सरकार की अगर हम बात करें, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, अच्छा खासा मिराज 2000-5 नाम का जो एयरक्राफ्ट था, वर्जन था नया, उसकी डील इसी कंपनी से हो रही थी। बनाने वाले तो फ्रांस में भी वही लोग थे, और उसका पक्का पकाया ऑर्डर उसको साइन करने से क्यों मना कर दिया जॉर्ज फर्नांडिस ने? क्योंकि उन्हें ये डर लगा कि वो ताबूत घोटाले में वो फंस रहे, तो इसमें भी कहीं फंस जाएंगे। उस चक्कर में वायुसेना को 1 दशक का नुकसान हो गया। तो इधर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन हमारी सेना के कंधे से अगर इस तरह से गोली चलाएंगे तो बहुत ही गलत है, और देश के लिए ये कोई फायदेमंद नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्लोबल टेंडर करिए, उसके बाद का क्वालिफाई होने दीजिए F-35 को, कम से कम हमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग तो मिलेगी। लेकिन वही औसत बुद्धि, वही अफवाहों के ऊपर ध्यान रखने की आदतें, और वही सनसनीखेज चीजों की तरफ देखने की जो एक क्या बोलते हैं उसे, उत्कंठा बोलेंगे, मैं कहूंगी पागलपन, उसके कारण भारत का नुकसान नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में प्रधानमंत्री रहते हुए करने वाले हैं। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये फिर ओंकारेश्वर जी कि ये आखिर इतने कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? 140 करोड़ से ज्यादा का ये देश, अपने आप को विश्व गुरु की उपाधि उन्होंने खुद दे रखी है या अपनी मीडिया मंडली से उनको दिलवा रखी है। इतना उतावलापन क्यों नजर आता है अमेरिका के सामने कि पहले 3-3 बार एस जयशंकर को भेजना, फिर भी उनका इन्विटेशन ना आना तो सेल्फ इन्वाइट कर लेना, सेल्फ इन्वाइट करते हैं तो बाकी जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनको खुद रिसीव करने डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, लेकिन अपने एक सीनियर ऑफिसर को भेज देते हैं नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो हर बात को, चाहे वो यूक्रेन की जब वो बात कर रहे थे तब बार बार उनको टोकते हुए नजर आते हैं या दूसरी चीजों पर टोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वो खरी खोटी बैठे हुए, जब नरेंद्र मोदी होते हैं 2-2 ट्रांसलेटर उनके सामने होते हैं, खरी खोटी सुना रहे होते हैं, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, मुस्कुरा तो रहे होते हैं, लेकिन उनके गुस्से वाली वो लाल आंखें अब तक देश ने देखी नहीं है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसा क्या है जो अमेरिका के आगे इतने झुकते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और लगातार झूठ भी परोसा जा रहा है? वो गाना तो यहाँ फिट नहीं बैठता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे आधा तो ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि अंग्रेजी में क्या बोल गए, तो हम मुस्कुरा देते हैं कि मे बी ट्रम्प साहब हमारी तारीफ कर रहे होंगे। कुछ भी वो बोल रहे हैं, ही सेड ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस, एक सफर ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस समझने से पहले मुस्कुरा बैठे तो मुस्कुरा बैठे भाई। अब उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जा रहा है या हम दोनों को इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। सैटारिकल लैंग्वेज उसने ऐसे चालाकी से इस्तेमाल किया ट्रंप से कि शुरुआत उस सेंटेंस की बाइडेन के मामले से होती है, लेकिन वो इनके क्वेश्चन को लेके इनको कहता है दिस इज योर क्वेश्चन मिस्टर मोदी, बट आई वुड नो प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई टू दिस। इससे ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस उसी कंटिन्यूएशन में बोल जाता है। तो ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस यहाँ किसके लिए बोला, सारी दुनिया समझ रही है, इंटरनेशनल मीडिया, ग्लोबल मीडिया वहां मुस्कुरा रहा है, देख रहा है। कमाल हो गया। आप इतना भी नहीं कह सकते थे वहां जाके। अनुमा जी यहाँ बैठी हैं, अनुमा जी, आई एम सॉरी मैं आपका ठीक से नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। अनुमा ना, अनुमा, जी जी, अनुमा आचार्य। अनुमा आचार्य। सो अनुभा या अनुमा? अनुमा, अनुमा, कमांडर अनुमा आचार्य। सो विंग कमांडर अनुमा जी एयरफोर्स में रही हैं। क्या आपको याद है कभी कि किसी भारतीय ऐसे माइग्रेंट को, नॉट ए क्रिमिनल, माइग्रेंट को बेड़ियों में जकड़ के और उनको हाथ पांव सब बांध के कमर में बेड़ियां लगा के भारत लाया गया हो, भेजा गया हो, और उनके कंट्री के प्लेन से भेजा गया हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो? कोई याद आता है आपको? मुझे तो याद नहीं आता। मैंने लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है। और मतलब
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाउस को ये बताने की कोशिश की कि पहली दफा नहीं है कि इस तरह के प्रवासी लोग भारत आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पहले कभी भी उनके प्लेन में भर के और जंजीरों में जकड़ के नहीं लाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री कम से कम वहां खड़े होकर अपने 56 इंची कलेजे से ना सही 36 इंची कलेजे से ही वो इतना भर कह सकते थे कि okay, fine, if you think that all migrants should be deported back, India is ready to take back its immigrants, whatever, whosoever, but my only two request is there for you. एक तो जी कि सभी के मामले की व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल केसेस के तौर पे जांच कराएं कि सचमुच में उनके दस्तावेज गलत हैं, गलत टंकी रूट से आए या कुछ और कारण है। एक बात, दूसरी बात, चूंकि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का पहला सिग्नेटरी भी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैंपियन माना जाता है ह्यूमन राइट्स का, और भारत और अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते हमारे इतने मजबूत हैं कि हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम उन लोगों को हमें ससम्मान वापस ले जाने की इजाजत दी जाए। हम अमेरिका में प्लेन भेज के उनको ले जा सकते हैं। क्या इतना भी हम नहीं कह सकते थे? इसलिए लगता है कि हम कमजोर पड़ गए हैं, और कमजोर पड़ने की वजहें साफ साफ दिख रही हैं। वहां पे जो केसेस, कई केसेस आ गए हैं, अडानी का केस है और भी केस है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू को लेके भी जो मामला उलझा हुआ है, ये कई मसले ऐसे हमारी उंगलियां दब गई हैं। तब भी हम खड़े होके कह सकते थे कि इंडिविजुअल केसेस जो कुछ भी हैं, आप वहां से राणा को लाने की बात कर रहे हैं, आप इसका खतरा समझते हैं? आपको राणा दे करके वो कल को कहेगा कि आपके यहाँ भी जो हमारे वांटेड लोग हैं उनको हमें दे दीजिए। अब उसमें कोई भी आदमी हो सकता है, बड़ा से बड़ा आदमी हो सकता है। ये बहुत कठिन सिचुएशन में भारत अमेरिका के रिश्ते आ गए हैं। इनको बहुत एमिकेबली सेटल करना चाहिए, समझदारी के साथ सेटल करना चाहिए, थोड़े दिनों शांति रखनी चाहिए। हड़बड़ाहट में आप रिश्ता बनाने की बजाय, सुधारने की बजाय और बिगाड़ दे रहे हैं। रक्षा में हत्या जैसी चीजें हो रही हैं, इससे बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पे एक्सपर्ट लोगों की राय ली जानी चाहिए, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। इस पर राष्ट्र एक साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, देश एक साथ अमेरिका के मसले पे या किसी भी देश के मसले पे। इस देश की खूबी यही है कि जब भी विदेश नीति का मसला आता है, समूचा भारत अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी एक होते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है सबको साथ लेने की ना, हाउस में भी और बाहर भी। आप जब साथ ही नहीं लेंगे, आप अपने तरीके से पता नहीं कैसे और क्या कर रहे हैं, ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, और उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। आप इसको कितना छुपाएंगे? जी दुनिया जान चुकी है। आप यहाँ कुछ भी कहते हैं और वर्ल्ड मीडिया उसको डिस्क्लोज कर देता है। आजकल डिजिटल जमाना है तो सबको मालूम हो जाता है किसने क्या कहा। जी बिल्कुल। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जिस चीज को लेकर कांग्रेस को घेर रहे थे, खुद अब उस पूरे ही जाल में फंस गए हैं। अब आप ट्रंप को झूठा बताइए। अगर ऐसा है कि ट्रंप ने माय डियर फ्रेंड कहकर और मोदी को पैसे दिए हैं, ये कहकर अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप कहिए, सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहिए कि ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। इस तरह का कोई पैसा वोटर टर्नआउट के लिए नहीं दिया गया है। अनुमा जी, तो क्या ये पैसा, फिर ये सवाल नहीं उठता कि क्या ये पैसा 2024 में इस्तेमाल किया गया? क्या ये पैसा झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया? और इसी तरीके से वोटर टर्नआउट जो कि 6 बजे के बाद जो बढ़ाया जाता है, वो इसी तरह से क्या बढ़ाया गया? क्या ये सवाल, क्या वो पैसा इस तरह नहीं, से खर्च किया गया? एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ, अनुमा जी उसका लंबा जी जवाब देंगी। जब हम यूएस जी एड को एक्यूज करते हैं किसी चीज के लिए, तो कहते हैं कि नहीं, हम्म स्मृति ईरानी जी जब ब्रांड एम्बेसडर थी वो ठीक था, ये वाला गड़बड़ था। एक ही आदमी आधा ठीक है, आधा गड़बड़ है, आधी एजेंसी ठीक है। आपने क्या यूएस एड को भारत से वाइंड अप करने के लिए बोला है? ऐसे तमाम लोगों को जिनके ऊपर आप चार्जेस लगाते हैं उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है? कैसी बात करते? खाली मीडिया में आके प्रवक्ताओं के माध्यम से आप लोगों को हाफ बेक्ड चीजें बतानी है, आधा सच आधा झूठ बताना है, और उसके बाद जब आपके सर पे आ जाता है तो आप चुप बैठ जाते हैं। जी अनुमा जी। जी बिल्कुल जी अनुमा जी, जवाब ये कह इसका। रहे
ओमकारेश्वर जी, मैं एक चीज कह रही थी कि जो आप बात कह रहे हैं, आपने कहा केवल मीडिया में कह देने से प्रवक्ताओं द्वारा हो जाता है क्या? वही तो दुर्भाग्य है इस देश का। केवल मीडिया ही तो खरीद लिया गया है पूरी तरह से। तो जो जिन जगहों पे मैं काम करती हूँ, जहां पे मैं जाती हूँ गांवों में, और मेरा जो गृह क्षेत्र है विदिशा, उसके आसपास, लोग तो जो भी व्हाट्सएप में आता है उसे न्यूज ही समझते हैं ना। तो जो भी चीज मीडिया के जरिए फैलाई जाती है, सही हो, उसका सच तो बहुत दिनों के बाद लोगों को मिलता है। हाँ, एक जरूर अच्छी बात ये हुई है कि अब गांव के लोग ये कहने लगे हैं कि जो व्हाट्सएप पे जितना भी आता है वो कोई जरूरी नहीं है कि सही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस एड है, उसका जो एड करना, किसी भी कैंपेन को एड करना, पहले कभी हमने उसको इस निगाह से देखा नहीं था। लेकिन अगर हम 2012, 13, 10, 11 से देखना शुरू करें, तो ये जो अन्ना आंदोलन था, ये जो अरविंद केजरीवाल थे, ये सारी कहानियां इसी तरह फॉरेन फंडिंग से शुरू हुई हैं, जो आजकल बहुत सी चीजें निकल के आ रही हैं। अच्छा, पिछले जो 2023-24 का जो साल था, उसमें $750 मिलियन के करीब जो यूएस एड ने दिया, उसको अलग अलग परियोजनाएं फंड की गई। उसके पहले जो, जैसे कि ओमकारेश्वर जी ने कहा कि स्मृति ईरानी बड़ा गर्व से कहती थी कि मैं तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। फिर उसी तरह से आपने जयशंकर जी का फोटो देखा, आपने इस पे जरूर बात की होगी कि जयशंकर जी उसकी ब्रांड एम्बेसडर के साथ में फोटो, एम्बेसडर के साथ में एक उनका फोटो है। और उसके अलावा पीयूष गोयल की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस एड के कारण हम अपने जीरो कार्बन जो मिशन है हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ दिक्कत सिर्फ ये है कि जब, जैसा कि ओमकारेश्वर जी ने बहुत साफ बात कही, ऐसे ही ना तो जॉर्ज सोरोस के ऊपर अमेरिका को कोई चिट्ठी लिखी गई कि भाई ये हमारे यहाँ कोई डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ आप कार्यवाही करिए। इसी तरह से यूएस एड के बारे में भी कभी नहीं लिखा इन्होंने। एक मेरा ये व्यक्तिगत सोच है, या हो सकता है यही सोच सही सोच हो, कि जब कैनेडी ने यूएस एड बनाया था तो वो बेसिकली अमेरिकन सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए कि हाँ, हर देश में हम इस बहाने से या सच में भी करके कुछ काम करेंगे भी, और उस देश का हमारे अंदर, उसका हमारे पास जानकारी रहेगी, उसको हम कहीं ना कहीं अफेक्ट कर पाएंगे, उसके पॉलिटिकल पोजीशन को। और अगर वो हमारी तरह का नहीं होगा तो हम वहां पर उस तरह का अनरेस्ट करके या कोई भी क्रांति करके, सत्याग्रह करवा के, कुछ भी करके, जैसे हमारे यहाँ यूपीए की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, ऐसा कुछ करेंगे। अब आज ट्रंप इसके ऊपर उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, उसके उन्होंने एम्प्लॉयज कम कर दिए, ये सारी बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ये रिवर्सल भी होगा उसका, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उससे ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो कहानी है, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है इन देशों के साथ जो कि अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। तो अभी जो ट्रंप का जो भी कुछ कहना है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पियां, उनका एक तो नरेंद्र मोदी जी का अपने दोस्त अडानी के कारण, जिसके ऊपर आज भी ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर चार्जेस हैं वो हटा लिए गए हो, वैसा तो नहीं है। तो एक तो वो चीज है कि अडानी को किसी तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगे उससे बचा लिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हमारी भारत की सेनाओं में इमरजेंसी परचेजेस ज्यादा शुरू हो गई हैं। कई बार मैंने देखा कि जैसे इमरजेंसी परचेज में नेचुरली प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, आप उसमें पूरी प्रक्रिया नहीं करते, आप एक टारगेट बनाते हैं, आप कहते हैं भाई हमको ये आइटम की हमारी सेना के लिए जरूरत है, हमें चाहिए। तो वो इमरजेंसी परचेजेस के रूट में इजराइल और अमेरिका से परचेजेस हो रही हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत सुनने में मेरे आता है। अब दिक्कत यह है कि आप अमेरिका को खुश करने के लिए, आप इजराइल को खुश करने के लिए बयान दे रहे हो, आप उसके कारण उनके सामान खरीद रहे हो। खैर, इजराइल का हम मानते हैं कि काफी उनका टेस्टेड होता है, पर उसमें आप पेगासस भी खरीद रहे हो, और साथ में अपने यहाँ की जनता को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। तो कहीं उनको इजराइल में आप काम करने भेज रहे हो, कहीं आप उनको यूक्रेन, मतलब रशिया के रास्ते यूक्रेन में वो युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप अपने नागरिकों की परवाह नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरी एक जो तथाकथित सुपर पावर है उसके सामने झुकते चले जा रहे हो। इसका पूरा का पूरा खामियाजा देश को हर तरह से हो रहा है। एक तरफ ट्रंप का जितना भी ये टैरिफ वाली चीज है, उसमें आज मैं जनसत्ता में पढ़ रही थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि सारा ज्यादा इसका जो नुकसान है वो भारत को भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह से आप अपने देश के सामने अपने देश की इज्जत और खराब कर रहे हो। ऊपर से ब्रिक्स
के बारे में जब ट्रंप आपके सामने सामने कहते हैं तो आप उस पर एक छोटी आपत्ति भी नहीं दर्ज करते, और अभी नहीं कर सकते तो बाद में जाके कम से कम बयान के रूप में कर सकते थे कि हमने बोला कि ये भाई आपने ब्रिक्स के ऊपर आपने जो बोला वो अनवारंटेड है आपका। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। और हमारे जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं बेचारे, एक बार उन्होंने बोलने की कोशिश भी की थी 4-1 महीने पहले, तो उनकी आवाज भी उसके बाद से हमने सुनी नहीं है। अब उनके ऊपर F-35 ला दें या अमेरिका के कहने पर कुछ और ला दें, मैं नहीं जानती। पहले जिस तरह से जनरल वेद मलिक थे 99 के साल में, जिन्होंने अटल बिहारी जी की सरकार को चेतावनी दी थी कि आप कारगिल के शूरवीरों का चुनावी इस्तेमाल चुनाव के मंच पर नहीं करेंगे और उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे क्योंकि हम एक गैर राजनीतिक संस्था है। आज वो बात नहीं बची है। आर्म फोर्सेस के जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं लाइन तोड़कर आगे जा रहे हैं, सीक्वेंस में पहले जाते थे, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी का एक सुपर पावर की तरफ झुकना हमें ये बताता है कि अडानी के हित साधने के लिए पता नहीं वो कितने कंप्रोमाइज अपने देश के साथ करेंगे। जी, तो इधर अडानी के हित साधने के लिए न जाने कितने कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी करेंगे, और अलग-अलग विदेश की यात्राओं पर जब वो जाते हैं, उसके बाद पर्दाफाश होता है कि आखिर क्यों गए थे और किस तरह की क्या डील वहां पर अडानी के लिए करके आई गई है। लगातार विपक्ष उजागर करता रहा है, और दूसरी तरफ इलॉन मस्क हैं, उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नतमस्तक हैं। तो वहां के वो कह सकते हैं अमेरिका के वो अडानी है, लेकिन वो स्थिति अभी भारत में नहीं आई है जो फिलहाल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन वहां खुलकर सरकार को वही चला रहे हैं, और यहाँ पर शायद खुलकर ना सही लेकिन दूसरे तरीके से चला रहे हैं, जिसकी बात लगातार विपक्ष करता रहा है। जी ओमकारेश्वर जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री का कैबिनेट कमजोर है। वो सिर्फ उनके चाटुकारों से भरा हुआ है, यस-मैन से, जो कुछ भी वो कहें चुपचाप होता है। नंबर 1, बीजेपी की पार्टी का अध्यक्ष इस कलेजे का नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सके, और अभी तो अध्यक्ष है ही नहीं, पूछा नहीं जा रहा है। आरएसएस प्रमुख उनको बुला के पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमें बताइए। आपने प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से चुना है, माननीय मुर्मू जी को, तो जाहिर है वो आपकी मर्जी के इस अनुसार चलेंगी। इस समय अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री के सामने सवाल पूछने वाले लोग नहीं हैं। जो मीडिया सवाल पूछता है उस पे तमाम तरीके से आरोप लगाए जाते हैं और उनको फंसाने की कोशिश होती है। समस्या यही है कि जब आप हर तरीके से अपने आप को, और इसका नुकसान किसी और को नहीं, स्वयं बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी सरकार को, स्वयं प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ रहा है और देश को भुगतना पड़ रहा है। जिस दिन आप खुले दिल से क्रिटिसिज्म सुनेंगे तो क्रिटिसिज्म में वही बातें आएंगी जो आपको सतर्क करेंगी कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप इतना डेमोक्रेटाइजेशन कर लेंगे अपने अंदर, कैबिनेट मजबूत लोगों को रखा जाता है ताकि वो खुल के बताएं कैबिनेट में कि भाई ये फैसला ठीक है कि नहीं, ये काम करने वाले हैं तो ठीक है कि नहीं। आपने किसी इंस्टीट्यूशन में डिबेट और डेलिबरेशन की जगह नहीं रखी है, और इसलिए जो फैसला होता है वो आपके सर पे आ जाता है और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। आपको सीढ़ियां रखनी चाहिए, ये छन के आए, ये वहां से प्यूरिफाई होके आए, इसमें डिबेट हो, उसके बाद लोग हमसे बात करें और फिर हम 4 लोगों से बात करें, उसके बाद हम कोई निर्णय करें, फैसला करें। जिस दिन आप ये करने ये तो एक आइडियल लगेंगे सिचुएशन उस है दिन कि आप बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर जी, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को ये अहंकार हो चला हो कि वो देश के राजा बन गए, बाकी सब प्रजा हैं, और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, हर चीज को एक तरह से ये बताने की कोशिश की जाए कि आपके ऊपर एहसान किया गया है, आपको ये दे दिया गया है। कल बिहार थे, वो घटना बार बार मुझे याद आती है जब बिहार में वो ये कह रहे थे इतना दे दिया, और दे दूं, बताओ और कितना दूं। तो वो इस तरह से करते हैं जैसे उनके पास कोई अपना जाती खजाना है, वो देश के राजा हैं और प्रजा पर वो लुटा रहे हैं। और अहंकार तो खैर प्रवृत्ति का पूरा हिस्सा है, और ये 2 लोगों की पार्टी है और ये 2 लोग मिलकर पूरी सरकार चला रहे हैं। तो इसमें इतनी आइडियल सिचुएशन को ये सोच लेना कि ऐसा कुछ होगा, ये तो मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही, क्योंकि 11 साल देख ये लिया नहीं गया, हो रहा उससे है। पहले आइडियल इस तरह सिचुएशन से होता, गुजरात अगर में होता महोत्सव ऐसा, में देख लिया। जी अगर होता मिश्रा तो जी, अच्छा होता, आइडियल सिचुएशन वही होता, लेकिन हो नहीं रहा है, मैं यही बता रहा हूं। जी जी अनुमा जी। बस मैं ये जोड़ना बस ये चाहूंगी कि देखिए
ये नरेंद्र मोदी जी का एक टैक्टिक्स है कि जो खुद करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं वो विपक्ष के नाम मढ़ देते हैं। जैसे बोला कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आज सोने का रेट 89,000 रुपए तोला है, तो मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? फिर वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने सरहदों को कमजोर कर दिया था, आज हमारी सरहद पे चीन चढ़ा हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि जो भी मोदी अपने भाषण में बोलेंगे वो उसको खुद करने वाले हैं या कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और चूंकि वक्त की कमी है, मुझे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सरकार किसी बात पर जवाब देगी और विपक्ष की किसी बात पर जवाब देगी ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 साल में हमने यही देखा है, मीडिया का एक धड़ा गुलाम की प्रवृत्ति में है, पूरी तरीके से कोई सवाल नहीं पूछता है, वो सिर्फ एक ही शख्स के जयकारी में लगा हुआ है। दूसरा, हम जैसा मीडिया सवाल पूछता है, लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ होगा, तभी तो कोई जवाब होगा। विपक्ष के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है और पार्लियामेंट में भी क्या कुछ होता है वो सब भी हम देख रहे हैं। और ये तब है जब 240 पर सिमट गए हैं, 400 पार की बात करते थे और अमेरिका के सामने भी किस तरह से नतमस्तक ही नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनुमाचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।